इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन कौन से आंदोलन चलाए गए और उन आंदोलनों को कहाँ प्रारंभ किया गया, किसके नेतृत्व में चलाए गए, उनका क्या परिणाम हुआ या उन आंदोलन के पीछे के कौन कौन से कारण थे, हम लोग इस लेक्चर में समझते हैं। तो सबसे पहले और सबसे चर्चित आंदोलन का नाम है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के विषय में हम लोग बहुत सुने हैं, जिसमें लोग पेड़ों से चिपक जाया करते थे, पेड़ों को काटने से रोकते थे और ये काफ़ी प्रचलित, काफ़ी चर्चित आंदोलन हुआ करता था। हुआ जो है, ये आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था, जिसके अंतर्गत 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड, जब उस समय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड साथ में एक ही राज्य थे, उनके वनों के में शांत और अहिंसक विरोध प्रदर्शन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य व्यवसाय के लिए जो वनों की कटाई हो रही थी उसको रोकना था। वनों की कटाई को रोकने के लिए अनेक लोग जो है वो वृक्षों में चिपक कर खड़े हो गए। ये पूरा एक हमारा, अब इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? तो 1731 में राजस्थान के खैजर अली गांव से हुई, जिसमें अजीत सिंह के आदेश पर काटे जा रहे खैजरी वृक्ष, खैजरी एक वृक्ष होता है, खैजरी वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई और उनकी 3 पुत्रियों ने पेड़ों को लगा करके, यानी उससे पेड़ों से चिपक करके उसका विरोध किया। लेकिन उस आंदोलन के दौरान बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, जिस समय अजीत सिंह जो है वो, जो लोग उसके साथ चिपके हुए थे उनके समेत 363 लोगों को पेड़ के साथ ही उन सभी को कटवा दिया गया। आज के काल में, यानी आधुनिक काल में, चिपको आंदोलन की शुरुआत वृक्षों की कटाई को रोकने के उद्देश्य से किया गया। जैसा कि बताया कि 26 मार्च 1974 को इसे शुरू किया गया था और इसका जो क्षेत्र था वो उत्तराखंड का रैड़ी गांव था और रैड़ी गांव के जंगल में जो है लगभग 2500 पेड़ों की कटाई की नीलामी की गई थी, जिसमें गौरा देवी और अन्य महिलाओं ने उस नीलामी का विरोध किया। ठेकेदारों और सरकार के निर्णय में बदलाव न होने के कारण महिलाओं ने पेड़ों को चिपक कर खड़े रहने का फैसला किया और बाद में उस गौरा देवी समेत 31 और महिलाएं उनके साथ खड़ी हुई। लास्ट में इस आंदोलन का विजय हुआ और जो भी वन्यजीव अधिकारी थे उन्होंने गौरा देवी की बात मान ली और रैड़ी गांव का जो जंगल था उसे काटने से रोक दिया गया। यहीं से आधुनिक चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा, इसकी प्रासंगिकता कहाँ तक गई? तो उत्तर प्रदेश में ये आंदोलन 1974 से लेकर के 1980 में चलता रहा और इंदिरा गांधी के समय तक ये चलता रहा। इंदिरा गांधी ने इस आंदोलन के कारण, इसके प्रभाव कारण लगभग 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई को रोक दिया। बाद में यही आंदोलन हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में राजस्थान, पूर्व में बिहार और मध्य भारत में विंध्य तक फैल गया। क्योंकि ये सभी जो क्षेत्र हैं वो वनों से बहुत ही भरे हुए हैं। विंध्य पर्वतमाला में वृक्षों की कटाई को रोकने में
ये बहुत ही कारगर साबित हुआ और लोगों की आवश्यकताओं और पर्यावरण के प्रति अधिक सचेत संसाधन नीति बनाने में भी सफल रहा। ये था चिपको आंदोलन। दूसरा था साइलेंट वैली आंदोलन, जो कि 1973 में शुरू किया गया था। ये साइलेंट वैली की सुरक्षा के उद्देश्य से शुरू किया गया और एक सामाजिक आंदोलन था। ये आंदोलन केरल के पलक्कड़ जिले के सदाबहार उष्णकटिबंधीय वनों को बचाने के लिए कुंती पूझा नदी पर बनाए जा रहे जल विद्युत प्रोजेक्ट के विरोध में किया गया था। जिन क्षेत्रों में ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था, वो क्षेत्र सदाबहार वन द्वारा बहुत ही आच्छादित थे, जिसमें पौधों और जंतुओं की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती थी और जल विद्युत परियोजना द्वारा इनके नष्ट होने का खतरा बन गया था। क्योंकि ये वन बहुत ही घना था, अभी भी घना है, जिसकी वजह से यह बहुत ही शांत रहता है, जिसके कारण इसे शांत घाटी कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय पशु बाघ, विशिष्ट जीव लायन टेल्ड मकार, नीलगिरी लंगूर इसी वनों में पाए जाते हैं। अब साइलेंट वैली आंदोलन 1973 में संरक्षित वन क्षेत्र को जल विद्युत प्रोजेक्ट से बचाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था और ये ऐसा पहला आंदोलन था जिसमें विशिष्ट लोगों ने अनेक कार्यक्रमों द्वारा इसे अपना समर्थन दिया और कामयाब भी रहे। घाटी को 1985 में साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क को घोषित कर दिया गया। यानी इस प्रकार से इस आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि जो साइलेंट वैली थी उसको बचाया गया और उसको अंत में साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क भी घोषित कर दिया गया। अब बात करते हैं तीसरा बिश्नोई आंदोलन का। तो ये बिश्नोई आंदोलन चिपको आंदोलन का कह सकते हैं कि प्रारंभ था, जिसमें अजीत सिंह ने पेड़ों को कटवा दिया था और इस बिश्नोई आंदोलन को खेजर ली आंदोलन भी कहा जाता है। और इस बिश्नोई आंदोलन की जो जनक थी वो अमृता देवी बिश्नोई थी, जो कि राजस्थान सरकार द्वारा पर्यावरण हितैषी व्यक्तियों और संस्थानों में आजकल अमृता देवी पर्यावरण पुरस्कार भी दिया जाता है। तो इस तरीके से ये बिश्नोई आंदोलन हुआ करता था, जिसमें बिश्नोई समुदाय ने अपने समाज के संस्थापक गुरु भगवान जम्भेश्वर, जिसे जम्भो जी कहते हैं, महाराज के बताए 29 नियमों का पालन करता है, जिसमें से अधिकतर पर्यावरण एवं प्राणी मात्र के हितों की रक्षा और समृद्धिकरण करने वाले नियम हैं। इसी नियम के कारण वो लोग पेड़ों से चिपक गए और अजीत सिंह ने उनको पेड़ों के साथ कटवा दिया था। ये 500 साल पहले की घटना है, 1731 में हुई थी। तो ये एक धर्म से जुड़ गया विषय हुआ, धर्म से जुड़ा विषय हुआ। और चूँकि जो बिश्नोई समुदाय है उसमें जो उसके संस्थापक गुरु थे भगवान जम्भेश्वर थे, उनके जो 29 नियम बनाए गए थे उसमें ज़्यादातर जो है वो पर्यावरण हितैषी थे, प्राणी मात्र के हितों की रक्षा करने वाले थे और उन सभी प्राणियों में हिरण के प्रति विशेष आस्था रखी जाती थी। इस तरीके से बिश्नोई आंदोलन भारत की जो पर्यावरण व्यवस्था है उसके लिए हितैषी आत्मा और परंपरा की एक मजबूत कड़ी कही गई, जो बिश्नोई आंदोलन है। अब बात करते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन की।
नर्मदा एक नदी है और नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। दो नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं जिनमें नर्मदा जी भी हैं। नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना को रोकने के लिए इसे चलाया गया था। ये आंदोलन पर्यावरण की रक्षा समेत आदिवासियों किसानों की आजीविका से भी जुड़ा हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसमें आदिवासी, किसान, पर्यावरणविद, मानवाधिकार कार्यकर्ता ये सभी मिलकर के इस आंदोलन को चला रहे थे। सरदार सरोवर बांध जो कि गुजरात में बना हुआ है, परियोजना के तहत बनने वाले बांधों में से एक बेहद बड़ा बांध था है और जिसका विरोध बहुत अधिक किया गया। ये परियोजना गुजरात में भी हुआ, मध्य प्रदेश में भी, महाराष्ट्र राज्य में भी। इस तरीके से 3 राज्यों को मिलाकर के ये एक बहुत बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना हुआ, जिसमें लाखों लोगों की कृषि भूमि समेत सामुदायिक भूमि को अधिग्रहित कर दिया गया। इसी परियोजना के तहत 1 लाख लोगों को विस्थापित करने का विषय रखा गया, जिसमें 58% लोग आदिवासी थे और 37,000 हेक्टेयर भूमि जो है वो मग्न होने का खतरा उत्पन्न हो गया। यानी इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न हुई, जिसके कारण नर्मदा बचाओ अभियान शुरू किया गया। इस आंदोलन का जो नेतृत्व था वो मेधा पाटकर, बाबा आमटे और अंधरुति राय द्वारा किया गया। बहुत चर्चित नाम है। अंत में उच्चतम न्यायालय ने विस्थापित लोगों को उचित पुनर्वास की स्पष्ट नीति लागू करने का आदेश दिया और इसने संदेश दिया है कि आम आदमी यदि संगठित हो जाए तो राज्य उनके अधिकारों के प्रति सचेत हो सकता है। अंत में इसने प्रचलित विकास के मॉडल को चुनौती दी और देश के समक्ष पर्यावरण आधारित विकास का विकल्प को पेश किया। यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन एक बहुत बड़ा मैसेज था कि यदि लोग संगठित हों और यदि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करें, पर्यावरण के लिए वो सामने आए, तो उनको बचाया जा सकता है। अब बात करते हैं अपिक्को आंदोलन की। अपिक्को आंदोलन वन और वृक्ष की रक्षा के संदर्भ में गढ़वाल, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, हिमालय वासियों के चिपको आंदोलन के योगदान चूँकि सर्वविदित हैं, सबको जानता है कि चिपको आंदोलन हुआ था। और इस चिपको आंदोलन ने सभी राज्यों में, जैसा कि हमने अभी चर्चा किया, कि सभी राज्यों में लोगों को प्रभावित किया। लोग इस आंदोलन के विषय में बहुत रुचि रखने लगे। तो कहीं ना कहीं इसी आंदोलन से प्रेरित अपिक्को आंदोलन था। और उत्तर में जो चिपको आंदोलन था वही दक्षिण में जाकर के अपिक्को आंदोलन का एक नए रूप में उभरा। कन्नड़ भाषा में जिसका अर्थ होता है गले लगाना, यानी अपिक्को का जो अर्थ होता है उसका मतलब है कन्नड़ भाषा में गले लगाना, और यही चीज़ चिपको आंदोलन था। पर्यावरण संबंधी जागरूकता का ये आंदोलन 1983 में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में शुरू हुआ और ये आंदोलन पूरे जोश से लगातार 38 दिनों तक चलता रहा। युवा लोगों ने जब ये पाया कि उनके गांव के पास के चारों ओर के जंगल धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, तो वो इस आंदोलन में जोर शोर से कूद गए। लोगों ने पाया कि कागज़ पर तो प्रति एकड़ 2 पेड़ की कटाई दिखाई जाती है, लेकिन वास्तव में काफ़ी अधिक पेड़ काटे जा रहे हैं और क्षतिग्रस्त किए जा रहे हैं, जिससे वनों का सफाया होता जा रहा है। और ये आंदोलन पूरी तरह से अहिंसात्मक आंदोलन था, जिसके अंतर्गत 1983 में पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में
पुरुष, महिलाओं और बच्चों ने सलकानी के से 5 किमी चलकर काला सेब वन के वृक्षों को गले लगाया। यानी ये भी एक अपिको आंदोलन, ये जिस प्रकार से चिपको आंदोलन हमारे उत्तर भारत में एक बहुत चर्चित आंदोलन था, इसी चूँकि इससे पूरे देश में एक बहुत सकारात्मक माहौल उत्पन्न हुआ, इसी का जो दूसरा रूप था वो अपिको आंदोलन था। ये दक्षिण में कर्नाटक में उत्पन्न हुआ और वहाँ पे भी पेड़ों को बचाने के लिए अपिको आंदोलन की शुरुआत की गई और लोग उस वन कटाव को रोकने के लिए पूरे जोर और जोश के साथ लगे और उसमें अपने लक्ष्य को पाने में सफल रहे। अब बात करते हैं जंगल बचाओ आंदोलन, जो कि बिहार में शुरू हुआ था। उन्नीस सौ 80 में जंगल बचाओ आंदोलन इसका नाम ही था और ये 1980 के दशक में बिहार में शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे वर्तमान में अभी भी ये चल रहा है और ये वर्तमान में झारखंड और उड़ीसा जो राज्य हैं इन तक पहुंच गया। सरकार प्राकृतिक जो साल है, साल का वृक्ष होता है, उसको काटकर वहाँ कीमती सागौन के वृक्षों को लगाने की योजना बना रही थी, जिसके लिए सिंहभूम जिले जो कि बिहार में पड़ता है, वहाँ के जो आदिवासी थे उन्होंने उसके विरोध में ये आंदोलन प्रारंभ किया और ये जो योजना थी जिसे ग्रीन गेम पॉलिटिकल पॉपुलिज्म कहा जाता है, इस नाम से ये चर्चित हुआ। तो ये हमारा जंगल बचाओ आंदोलन का प्रभाव था। दूसरा और पांचवा जो है वो नवदान्य आंदोलन, ये 1982 में हुआ। नवदान्य मूवमेंट भी कहते हैं इसको। इसकी स्थापना 1982 में वंदना शिवा द्वारा की गई थी और संगठन को बनाने का उद्देश्य जैव विविधता यानी जो बायोडाइवर्सिटी होता है उसके संरक्षण और जैविक खेती को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था नवदान्य आंदोलन का। और इस संगठन ने किसानों के साथ साथ किसानों के लिए बाजार की व्यवस्था किया और उपभोक्ताओं के लिए स्वस्थ और गुणात्मक खाद्य पदार्थों की आपूर्ति भी कराई। तो नवदान्य जो आंदोलन था ये जैव विविधता, खाद्य से संबंधित जैविक पदार्थों से संबंधित था और एक बहुत बड़ा रोल इस क्षेत्र में इसने किया। अगला आता है छठे नंबर पे बलियापाल आंदोलन। बलियापाल आंदोलन ये बलियापाल गांव की भूमि पर मिसाइल की जो टेस्टिंग होती है उसको रोकने के लिए शुरू किया गया था। ये टेस्टिंग जो है वो भूमि की जो उर्वरता होती है उसको ख़त्म कर सकती है, ख़त्म करती भी है। और भारत के पूर्वी तट पर यानी बंगाल की खाड़ी के पास उड़ीसा के भाग में ये गांव बलियापाल स्थित है। यानी उड़ीसा में मिसाइल टेस्टिंग को रोकने के लिए उस गांव में लोगों ने आंदोलन किया और उसका मुख्य उद्देश्य था कि जो मिसाइल टेस्टिंग हो रही है उससे वहाँ की भूमि बेजान हो सकती है, उसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो ख़त्म हो सकती है। इसके खिलाफ उन्होंने वो आंदोलन किया। बालासोर जो जिला है उसके बलियाल और भोगराय गांव में भारत सरकार द्वारा मिलिट्री स्टेशन बनाया जाना था और वहां से 45,000 लोग विस्थापित हुए, यानी उनको विस्थापित होने का खतरा उत्पन्न हो गया।
और इन क्षेत्रों में मिसाइल और रॉकेट टेस्टिंग अभी भी की जाती है। यानी वो लोग उनको विस्थापित किया गया और सरकार के द्वारा उसको एक मिलिट्री बेसिस बनाया गया जहाँ पे मिसाइल और रॉकेट की टेस्टिंग की जाती है। तो उसके खिलाफ ये बलिया पाल आंदोलन शुरू किया गया था। अगला है गंगा बचाओ आंदोलन, जो कि अभी भी चल रहा है। मोदी जी का मिशन है नमामि गंगे है। तो गंगा बचाओ आंदोलन तो गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन पर आधारित आंदोलन था और अभी भी है, जिसमें गंगा को स्वच्छ बनाए रखने के लिए चलाया जा रहा है। इसमें बहुत सारे संत, महात्मा, सामाजिक कार्यकर्ता बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। गंगा सेवा अभियान पुणे, इस आंदोलन को गंगा सेवा अभियान पुणे स्थित राष्ट्रीय महिला संगठन या अन्य संगठन जो भी द्वारा व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। इस आंदोलन को कई धार्मिक नेताओं, अध्यात्मविदियों, राजनीतिज्ञों, वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों, लेखकों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं का मौलिक समर्थन प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से गंगा बचाओ आंदोलन आज भी सक्रिय है, चल रहा है। वास्तव में गंगा में बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्रों से बहुत सारा प्रदूषण आता है और गंगा के पहले यमुना जी में, जो कि कानपुर, आगरा, दिल्ली से होते हुए आती हैं, तो यमुना का जो प्रदूषण है वो गंगा में मिल जाता है, जिससे गंगा और यमुना दोनों प्रदूषित हैं। इनको बचाने के लिए इस प्रकार से नमामि गंगे, इस प्रकार से वर्तमान में स्वच्छ गंगा अभियान चलाया जा रहा है। और अब आता है मैती आंदोलन। मैती आंदोलन की जो शुरुआत है वो 1994 में उत्तराखंड में हुई थी और उत्तराखंड के चमोली जिले में कल्याण सिंह रावत के द्वारा मैती आंदोलन की शुरुआत किया गया। आज भी ये आंदोलन जो है ये उत्तराखंड सहित भारत के कई राज्यों और विश्व के कई देशों तक फैल चुका है। इसमें जो समस्या थी उसमें कल्याण सिंह रावत ने शादी विवाह में जो जूता चोरी होता है इसकी रस्म में नेग की परंपरा को खत्म करते हुए दूल्हे द्वारा लड़की के मायके यानी मैती जिसे कहते हैं उत्तराखंड की भाषा में एक पेड़ लगाने का रस्म शुरू किया, जो धीरे धीरे एक आंदोलन में तब्दील हो गया और अब उत्तराखंड में रस्म के रूप में दूल्हे को एक वृक्ष का रोपण करना होता है। यानी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक आंदोलन था कि जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि जब शादी विवाह होता है तो शादी विवाह में दूल्हे का जो जूता होता है उसको चोरी करने का एक सिस्टम है, एक कह सकते हैं एक प्रथा बनाई गई है, जिसके खिलाफ कल्याण सिंह रावत ने ये मुहिम छेड़ा कि अगर ये जूता चोरी करने के बाद जो पैसे दिए जाते हैं उसकी अपेक्षा उसकी तुलना में लोग एक पौधा लगाएं, उससे पर्यावरण को बहुत लाभ होगा, प्रकृति स्वस्थ रहेगी और एक यादगार अवसर भी बन जाएगा कि जूता चोरी के उपलक्ष्य में एक पौधा लगाया गया। तो ये बहुत ही चर्चित आंदोलन हुआ और आज पूरे विश्व में भी, विश्व के जगह जगह क्षेत्रों में ये फैला हुआ है और काफ़ी चर्चित आंदोलन है। और इस आंदोलन से प्रभावित होकर कनाडा के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे फ्लोरा डोनाल्ड, वो आंदोलन के प्रवर्तक यानी कल्याण सिंह रावत से मिलने खुद चली आई थी, चूँकि वो महिला थी, और वे मैती परंपरा से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने कनाडा में इसका प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। यानी कनाडा भी उसके प्रभाव में आया और वहाँ भी विवाह के मौके पर पेड़ लगाए जाने लगे। यानी इतना व्यापक अवसर पे इस आंदोलन की शुरुआत हुई, लोग धीरे धीरे उसके संपर्क में आए। आज इस आंदोलन से कनाडा सहित अमेरिका, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, चीन, थाईलैंड, नेपाल भी पेड़ लगाए जाने लगे हैं और मैती आंदोलन से प्रेरित होकर अब जहाँ पेड़ लग रहे हैं वहीं लोगों के व्यवहार और पर्यावरण के प्रति उनकी सोच में भी बदलाव आ रहा है। तो ये एक बेहतरीन हमने इस पूरे लेक्चर में ये देखा कि जो हमारा पर्यावरण के प्रति जो हमारे आंदोलन थे, प्रमुख आंदोलन थे, उनमें चिपकू आंदोलन, साइलेंट वैली आंदोलन, विश्नोई आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, कोई पेड़ों को कटने से बचाने के लिए किया गया, कहीं जो जैव विविधता है या जो घने जंगल हैं उनको बचाने के लिए कोई आंदोलन किया गया, कुछ जंगल को बचाने के लिए, पानी को बचाने के लिए,
और यहाँ तक कि जो नवदान्य है, जैसे कि जहाँ पे आदिवासी जनजाति नवदान्य आंदोलन, रासायनिक टेस्टिंग या इस प्रकार के खिलाफ, यानी अगर इस प्रकार का जो टेस्टिंग होता है, मिसाइल टेस्टिंग होती है, इनको भी इनके खिलाफ एक प्रकार से अभियान चलाया गया। बलिया पार आंदोलन चलाया गया, गंगा बचाओ आंदोलन चलाया गया। तो इस प्रकार से ये पूरा एक आंदोलन था और इसमें हमने अलग अलग क्षेत्रों में आंदोलन करके पर्यावरण को बचाने का लोगों ने प्रयास किया, जो कि सफल भी रहा। और आज उसी का नतीजा है कि जो भी हमारे आसपास हरियाली दिख रही है, कहीं ना कहीं लोगों के सकारात्मक विचारों से प्रेरित है और ये इन आंदोलनों का प्रभाव रहा है।